नमस्कार। सुबह के 9 बज चुके हैं। 9 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। कोरोना के मरीज देश भर में बढ़ रहे हैं। अब ये आंकड़ा 1700 को पार कर गया है। 17,265 ऐसे केसेस सामने आए हैं, जबकि कोरोना की वजह से मौत की संख्या बढ़कर 543 हो गई है। देश भर में 24 घंटों में कोरोना के 1553 नए मरीज मिले हैं, जबकि 24 घंटे में 36 लोगों की मौत हुई। राहत की बात यह है कि अब तक 2547 कोरोना के मरीज जो हैं वो ठीक भी हो गए, यानी जो आंकड़ा है वो 17,000 के पार पहुंच गया है। आपको बता दें, देश भर में जो आंकड़ा बढ़ रहा है चिंता का सबब है, जबकि कोरोना की वजह से मौत की संख्या भी बढ़ी है। 543 ये संख्या हो गई है। और अगर हम देश भर में पिछले 24 घंटों में देखें तो कोरोना के 1500 करीब नए मरीज मिले हैं। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, क्या ये चिंता का विषय और बढ़ रहा है? क्योंकि कल हमने 24 घंटे में देखा 1300 के पार आंकड़े थे, आज ये 1500 के पार पहुंच गया है। अर्पिता, आंकड़े जरूर बढ़े हैं 24 घंटे में, क्योंकि एक साथ में 24 घंटे में 1500 से ज्यादा मामले अभी तक नहीं आए, यानी कि मरीजों की संख्या बढ़ी है। हालांकि जो अभी तक 24 घंटे में मौत का आंकड़ा है वो अभी जितने पहले आंकड़े आ रहे थे उसी के हिसाब से है। हालांकि मैक्सिमम अभी तक 40 पहुंचे हैं मौत के आंकड़े 24 घंटे में। लेकिन एक इसमें पॉजिटिव चीज ये है कि 24 घंटे में 316 लोग ठीक भी हुए हैं। ये 24 घंटों में वो या तो अस्पताल में ठीक हो चुके हैं या फिर उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। और जो ठीक होने वाले का परसेंटेज है वो भी बढ़ा है। 14.75 ठीक होने वालों का परसेंटेज भी बढ़ा है। तो ये भी एक राहत की बात है। और एक दिन पहले ही डॉक्टर हर्षवर्धन, जो केंद्रीय मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जो भी स्टेप उठाए गए हैं भारत में सबसे पहले उठाए गए हैं। जैसे ही अलर्ट चीन की तरफ से आया कि वहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है, भारत सरकार ने उठाने शुरू कर दिए थे स्टेप। तो अभी मामला पूरी तरीके से कंट्रोल है, पॉजिटिव की तरफ हम जा रहे हैं। मामले जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जी। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना के 25 मरीजों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पहले रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बावजूद इन 25 लोगों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया था, जिसके बाद उन्होंने खुद ही अस्पताल के बाहर खड़े होकर अपना एक वीडियो जारी किया। वीडियो में आरोप लगाया गया कि कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बावजूद उनका इलाज शुरू नहीं किया गया। इस सिविल अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए 1200 बेड की व्यवस्था है, लेकिन पीड़ितों का आरोप है कि ना तो उन्हें भर्ती किया गया और ना ही अस्पताल प्रशासन उनकी सुन रहा है। इसके बाद गुजरात के स्वास्थ्य मंत्रालय का मामला ये पहुंचा उन तक और मरीजों को आखिरकार अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि जांचकर्ता चीन में कोरोना के फैलने की जांच करने के लिए जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पहले भी चीन से जांचकर्ता भेजे जाने का आग्रह किया था, जिसे माना नहीं गया। ट्रंप ने कहा कि वो जांचकर्ता भेजने के लिए चीन से पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने चीन पर कोरोना पर सही जानकारी नहीं देने का आरोप भी लगाया है। वहीं लॉकडाउन पार्ट 2 में आज से कुछ दफ्तर खोलने जा रहे हैं, लेकिन जिन दफ्तरों को सरकार ने काम करने की इजाजत दी है वहां भी कई शर्तें लागू होंगी। यानी अगर आप ऑफिस जाने वाले हैं तो आपके ऑफिस का माहौल पहले जैसा नहीं होगा। सरकारी नियमों के मुताबिक ऑफिस में काम करने का तरीका बदल जाएगा। बीते करीब 1 महीने से शहर सुनसान पड़े हैं, सड़कें खाली हैं, दफ्तर बंद पड़े हैं। लेकिन लॉकडाउन पार्ट 2 में 20 अप्रैल से ये सूरत बदलने वाली है। 20 अप्रैल से गृह मंत्रालय उन इलाकों में दफ्तरों को खोलने की इजाजत देगा जहां कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा नहीं है। लेकिन लॉकडाउन पार्ट 2 में दफ्तर कुछ शर्तों के साथ खोले जाएंगे। गृह मंत्रालय ने वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए कुछ खास नियम तैयार किए हैं। कर्मचारियों को दफ्तर बुलाने के लिए कंपनियों को इन नियमों का पालन करना जरूरी है। जिस जिस जिले में कंपनियां और दफ्तर खोले जाएंगे वहां के जिलाधिकारी इसकी निगरानी करेंगे कि कंपनियां गृह मंत्रालय के नियमों का पालन कर रही हैं या नहीं। करीब महीने भर बाद अगर आपको दफ्तर जाने का मौका मिले तो आपका ऑफिस पूरी तरह बदला हुआ होगा। क्या है गृह मंत्रालय के नियम, ये जान लीजिए। गृह मंत्रालय का दिशा निर्देश है कि दफ्तर में दाखिल होने से पहले रोजाना हर कर्मचारी की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।
हर कर्मचारी को फेस मास्क पहनना जरूरी होगा। दफ्तर में काम करते हुए 2 कर्मचारी के बीच 6 फीट की दूरी रखना जरूरी है। किसी भी मीटिंग में 10 लोग एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, यानी 10 से कम लोग ही एक मीटिंग में एक साथ बैठ सकते हैं और एक शिफ्ट में अलग अलग वक्त पर लंच टाइम रखे जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ पे आप सोच सकते हैं कि एक साथ काफ़ी लोग हैं, वो हमें अवॉइड करना है। तो चाहे वो लंच टाइम हो, चाहे आपका कॉन्फ्रेंस टाइम हो, कम लोग होने चाहिए और स्पेस आउट करना चाहिए। अब जब लंच करना है तो बैचेस में आके लंच करें, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर दोबारा से इन्फेक्शन फैलने का रिस्क है। इसके अलावा भी गृह मंत्रालय ने कंपनियों को कई तरह के दिशा निर्देश दिए हैं, जिन्हें दफ्तर खोलने पर लागू करना जरूरी होगा। जैसे एक कंपनी के कर्मचारी अलग अलग शिफ्ट में काम करेंगे। हर कंपनी को 2 शिफ्ट के बीच 1 घंटे का अंतर रखना होगा। 2 शिफ्ट के कर्मचारी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और आईटी कंपनियों को 50% स्टाफ से काम लेना होगा। 50% एम्प्लॉयज़ को वापस लाया जाए तो शिफ्ट्स बढ़ेंगी, एम्प्लॉयज़ का रोटेशन ज़्यादा होगा, एक टाइम पे कम एम्प्लॉयज़ हों, इकट्ठे ना बैठें, कॉन्फ्रेंस इतनी वर्चुअल हो कर सकें। तो ये तो मेरे ख्याल आगे वे ऑफ लाइफ ऐसा ही होगा। गृह मंत्रालय ने ऐसे नियम बनाए हैं जिससे कर्मचारियों के बीच कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने का खतरा ना हो। बारीक से बारीक चीज में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। जैसे कर्मचारियों को लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाएगी। अगर लिफ्ट यूज भी की जाती है तो उसमें एक साथ 2 से 4 लोग ही होंगे। लिफ्ट में लोगों की गिनती इस आधार पर तय की जाएगी कि लिफ्ट में एक साथ कितने लोगों की जगह है। देखिए, अगर आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, लिफ्ट ही इस्तेमाल करनी है, तो लिफ्ट में अगर आप देखें तो उल्टा खड़ा होना है, फेसिंग द वॉल्स, उसमें भी आपको डिस्टेंस मेंटेन करनी है। और एक तो ये बहुत ही अच्छा फिटनेस का तरीका है कि आप लिफ्ट ना इस्तेमाल करके स्टेयर्स यूज़ करें। अगर लिफ्ट करते भी तो कम लोग इस्तेमाल करें और अपना मुंह को दोनों अलग तरफ से बैक टू बैक रखें, ना कि फेस टू फेस। जिन कंपनियों के दफ्तर 20 अप्रैल से खुलेंगे, उनमें इन नियमों का पालन करना जरूरी होगा। अगर कोई कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती है तो उस जिले का जिलाधिकारी कंपनी अधिकारियों को सजा सुना सकता है। दिल्ली का तुगलकाबाद एक्सटेंशन तीसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। यहाँ कोरोना से 38 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तुगलकाबाद में पहले 3 लोग कोरोना पॉजिटिव थे, जिनमें एक किराना दुकान में काम करता था। इसके बाद वहां की गली नंबर 2627 में 94 लोगों की जांच की गई, जिनमें कुल 38 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद गली नंबर 2627 को सील कर दिया गया। कर्नाटक के हावेरी में एक मस्जिद में नमाज के लिए जुटे लोगों पर पुलिस ने सख्ती बरती। आरोप है कि इन सभी लोगों ने लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई। जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई और लोगों को मस्जिद से निकालकर उनकी पिटाई की। कुछ पुलिस वाले मस्जिद के दरवाजे के बाहर डंडे लेकर लाइन में खड़े हो गए और अंदर मौजूद लोगों से बाहर आने को कहा। इसके बाद एक एक कर लोग बाहर आते गए और पुलिस वाले उन पर डंडे बरसाते दिखाई दिए। मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों में बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान सभी शामिल थे। इससे पहले पुलिस वालों ने मस्जिद के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और लोगों को कोरोना के खतरे से जागरूक करते नजर आए। ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರದು ಈ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಆಯಿತು, ಈಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಡಿಟೇಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಬಟ್ ಅವರು ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ। महाराष्ट्र सरकार ने आज से कुछ जिलों में लॉकडाउन से राहत देने का फैसला किया। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक ये छूट ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में ही लागू होगी, जबकि रेड जोन में पहले की तरह ही पाबंदी जारी रहेगी। केंद्र सरकार की इजाजत के बाद महाराष्ट्र सरकार ने होलसेल की मिठाई की दुकानों को खोलने की इजाजत दी है, लेकिन इन दुकानों में बैठने की जगह नहीं होगी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाले जो रेस्टोरेंट हैं उनको भी इसमें छूट दी गई है। सब्जी सप्लाई करने, खेती से जुड़े सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों के साथ साथ कॉल सेंटर और आईटी सेक्टर को भी 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की इजाजत दी गई। हालांकि ये राहत मुंबई और पुणे जैसे रेड जोन में लागू नहीं होगी। कि एसओपी में ये कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। लोगों की जिन कारखाने जो चालू होने वाले, जो फैक्ट्री चालू होगी, वहीं पे लोगों के रहने की अरेंजमेंट वे पहले करें। अगर वे नहीं कर सकते हैं तो दूसरी जगह पर करें। देश के कई राज्य आज से लॉकडाउन से कुछ छूट दे रहे हैं, लेकिन तेलंगाना ने लॉकडाउन को 3 मई से बढ़ाकर 7 मई कर दिया है। कोरोना संकट से निपटने के लिए तेलंगाना की केसीआर सरकार ने सख्त फैसले लिए, जिसके तहत मकान मालिकों को अप्रैल से मई तक
3 महीने तक किराएदारों से किराया न मांगने का आदेश दिया गया है। यही नहीं, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 50% की कटौती इस महीने भी जारी रहेगी, जबकि पेंशन पाने वाले लोगों को सिर्फ 75% ही पेंशन मिलेगी। राज्य सरकार ने निजी स्कूलों को फीस न बढ़ाने और हर महीने सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया। इसके अलावा घर तक खाना पहुंचाने वाले जोमैटो और स्विगी पर भी रोक लगा दी है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए थाईलैंड सिक्कों और नोटों को भी सैनिटाइज कर रहा है। इसके लिए वहां बाजार में इस वक्त जो सिक्के और नोट चलन में हैं, उन्हें वापस लिया जा रहा है और उनकी जगह करोड़ों नए सिक्के जारी किए जा रहे हैं। सिक्कों और नोटों को सैनिटाइज करने के लिए सरकारी खजाने में खास इंतजाम किया गया है, जहां उन्हें 200 डिग्री सेल्सियस तापमान में यूवी लाइट के बीच रखा जाता है ताकि उन पर मौजूद वायरस मर जाए। इससे पहले थाईलैंड के वित्त मंत्रालय ने कहा था कि सिक्कों पर वायरस 5 से 7 दिनों तक रह सकता है और नोटों पर उसके जिंदा रहने की सीमा और भी बढ़ जाती है। इसलिए थाईलैंड की सरकार ने नोटों और सिक्कों को भी सैनिटाइज करने का फैसला लिया। We're concerned of public safety, so we feel that we have to take all precautionary measures. लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र से भुवनेश्वर तक साइकिल चलाकर एक आदमी अपने घर पहुंचा, जिसके बाद ओडिशा पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर क्वारंटीन में भेज दिया। महेश जैना नाम का एक आदमी मुंबई की एक निजी कंपनी में काम करता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद उसने अपने घर ओडिशा के जाजपुर जाने के लिए साइकिल से यात्रा की और किसी तरह अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उसने अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके वायरल होने पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर क्वारंटीन में भेज दिया। देश में कोरोना से जंग के खिलाफ कई पुलिसकर्मी मुश्किल हालातों में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में दीपक देसाई नाम के पुलिसकर्मी लॉकडाउन में ड्यूटी की वजह से अपने घर पर जन्मे बेटे को नहीं देखने जा पाए और वीडियो कॉल के जरिए ही अपने बच्चे को देखते हैं, जबकि पारुल बेन सोलंकी 8 महीने की गर्भवती होने के बावजूद अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। पारुल को छुट्टी मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने पहले ड्यूटी को अहमियत दी है। लोगों को खाने पीने के सामान पहुंचाने के लिए हरियाणा के गृह मंत्री खुद सामान को पैक करने में जुट गए हैं। लॉकडाउन की वजह से जरूरतमंद लोगों के पास खाने पीने के सामान की भारी कमी हो गई है, जिसके बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अंबाला के एक सेंटर पर पहुंचे और लोगों को बांटे जाने वाले सामान की पैकिंग में जुट गए। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद लोगों को 1 हफ्ते का सामान पैक करके दिया जाता है ताकि उनको परेशानी ना हो। और इसमें हम 5 किलो आटा देते हैं, 2 किलो चावल देते हैं, 1 किलो दाल देते हैं, नमक देते हैं, घी देते हैं, तेल देते हैं। सामान के पैकेट बनवाने के बाद खुद गृह मंत्री ने इसे एक ट्रक में चढ़ाने में भी मदद की। वहां काम कर रहे सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा, जबकि सभी के चेहरे पर मास्क भी लगा हुआ दिखाई दिया। दिल्ली के तिलक नगर और तिलक विहार में कोरोना से जुड़े 27 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद तिलक विहार पुलिस चौकी के 17 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया। इस इलाके में कम्युनिटी टेस्टिंग की गई, जिसके बाद ये मामले सामने आए। तिलक विहार पुलिस चौकी का एक जवान कोरोना पॉजिटिव मिला और 1 किलोमीटर के दायरे में करीब 10,000 की आबादी रहती है और अब इन दोनों इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। इसके साथ ही हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 78 हो गई है। राजस्थान में कोरोना अब 26 जिलों में फैल गया है। पिछले अगर 24 घंटों की बात करें तो राजस्थान में कोरोना के 127 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। यहां पर अब कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1431 हो गई है, जबकि 22 लोगों की जान भी जा चुकी है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राजधानी जयपुर है, जहां कुल 535 कोरोना के मरीज हैं। इसके अलावा जोधपुर में भी कोरोना के 288 मरीज हैं, जिनमें 60 ऐसे मरीज हैं जो ईरान से लौटे थे। कोरोना वायरस की दवा भले ही अब तक न खोजी गई हो, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा से जुड़े लोगों के मुताबिक शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाकर इस वायरस का मुकाबला किया जा सकता है। इसके लिए आयुष मंत्रालय पहले ही कुछ नुस्खे बता चुका है, जिनका इस्तेमाल न केवल आसान है बल्कि उसके लिए बाजार से कुछ खरीदने की जरूरत भी नहीं है। दिल्ली का अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भारत में आयुर्वेद का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। यूं तो आयुर्वेदिक इलाज के लिए यहाँ मरीज बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण यहाँ भी भीड़ भाड़ नहीं है। ऐसे में संस्थान की कई टीमें इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीकों पर काम कर रही हैं। आयुर्वेद में ऐसे कई सारे घरेलू नुस्खे हैं कि जिससे अपने आप को आप सुरक्षित बना सकते हैं। ऐसे नुस्खों में हल्दी के इस्तेमाल को आयुष मंत्रालय ने भी अहम बताया है। दिन की शुरुआत गोल्डन वाटर से करना इम्यूनिटी के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। गोल्डन वाटर का मतलब है गर्म पानी में थोड़ी सी हल्दी और नमक डालना।
ऐसे पानी से गरारे करना आयुर्वेद में फायदेमंद बताया गया है। इसी तरह दूध में हल्दी डालकर दिन में 2 बार पीने से भी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा भी आयुर्वेद में ऐसे कई नुस्खे बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल रोजमर्रा के जीवन में लॉकडाउन के दौरान भी किया जा सकता है। इनमें काढ़ा पीना सबसे अहम है। तुलसी के पत्ते, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ या अदरक और मुनक्के को पानी में डालकर उबालने से काढ़ा बनाया जा सकता है। काढ़े को दिन में चाय की तरह पिया जा सकता है। दालचीनी एंटीवायरल है, ये भी बुखार कम करती है। काली मिरी से सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता और काली मुनक्का से भी खांसी, ज़्यादातर जैसे कोरोना में सूखी खांसी आ रही है तो सूखी खांसी में इससे ज़्यादा आराम मिलता है। संस्थान में रोजाना हवन भी किया जाता है। इस हवन का ताल्लुक भी वायरस से मुकाबले से ही है। आयुर्वेद में माना जाता है कि आम और नीम की लकड़ियां जलाने से निकलने वाला धुआं हवा को शुद्ध करता है। कोरोना से लड़ने की दवा तो हालांकि हम अभी नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन कोरोना से लड़ने का सामना करने के लिए हम अपने शरीर को घर बैठे उतना मजबूत बना सकते हैं। आयुष मंत्रालय के बताए इन्हीं नुस्खों को इस्तेमाल में लाने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन में कोई ढील नहीं मिलेगी। केजरीवाल ने कहा कि 1 हफ्ते बाद हालात की समीक्षा की जाएगी और फिर फैसला लिया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिस वजह से सभी 11 जिलों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि जो हॉटस्पॉट्स हैं और जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनमें ढील फिलहाल नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्थितियाँ खराब हैं और अपने को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दिल्ली में 11 ज़िले हैं। दिल्ली के 11 ज़िले हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए गए हैं। तो केंद्र सरकार के मुताबिक तो सभी कंटेनमेंट जोन्स में ढील नहीं दी जा सकती। हमें लगता है अभी थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। हमने निर्णय लिया है अपने दिल्ली वासियों की ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए, कि फ़िलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। 1 हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, सबके साथ बैठ के इस पे दोबारा इसकी असेसमेंट करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद ढिलाई दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल दिल्ली में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जा रही है। वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में लॉकडाउन के बीच राशन बांटने में राजनीतिक भेदभाव करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कांग्रेस विधायक राजेंद्र विदोड़ी ने प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करने वाली एक महिला को राशन न देने की वकालत की, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो गया। मोदी अच्छा है, बताओ क्या कह रही मोदी, तो फिर दिए जलाओ, राशन छोड़ दो। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस विधायक सफाई देने सामने भी आए। मैं ये बोला कि दिए जलाने अच्छे हैं कि पेट भरने वाले अच्छे हैं। तो कांग्रेस की सरकार, हम लोग तो पेट भरने वाले हैं, हम दिए जलाने वाले नहीं हैं। लेकिन ये मामला यही नहीं थमा। बीजेपी ने कांग्रेस विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कार्रवाई की मांग की। इस प्रकार गरीबों के बीच में भेदभाव का और डिस्क्रिमिनेशन के एटीट्यूड के साथ राशन बांटना, ये बहुत ही निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी को इसके लिए क्षमा मांगना चाहिए। मुंबई के पास पालघर में पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने 110 लोगों को गिरफ्तार किया और इनमें से 9 लोग नाबालिग हैं। कोर्ट ने 101 लोगों को 30 अप्रैल तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया है, जबकि 9 नाबालिग को जुवेनाइल होम भेज दिया गया है। 17 मार्च को हुई इस घटना में भीड़ ने चोर समझकर 2 साधु और 1 ड्राइवर को पुलिस के सामने ही पीट कर मार डाला था। महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश भी दिए हैं। कुल्हाड़ी थी या जो काटने वाले, पेड़ काटने वाले इतर जो है वो भी उनके हाथ में थे। जो जिस तरीके से वो अटैक हुआ है, पुलिस वहाँ जब पता चला तो इमीडिएटली पुलिस वहाँ पहुँच गई थी, लेकिन पुलिस के गाड़ी में डालने के बाद भी वो लोगों ने फिर जोर से अटैक किया, जिसमें पुलिस भी जख्मी हो गए। गाँव वालों को ये लगा कि ये लोग शायद चोरी करने आए या कुछ करने आए या इस प्रकार की उनकी भावना हुई, उसके कारण उनके ऊपर हमला हुआ है और हमला होने के बाद में 3 लोग अपने मृत्युमुखी हुए। उसकी पूरी जांच राज्य शासन कर रही है। पालघर में हुई पीट कर हत्या के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए फडणवीस ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था लचर हो गई है, कानून व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती, इस प्रकार की अवस्था है और इसलिए हम मांग करते हैं कि तुरंत इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। अपराधियों पे तो कार्रवाई करनी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ जिस प्रकार से पुलिस ने इसमें रोल किया है, क्या पुलिस पर कोई दबाव है कि इस प्रकार से लोगों को एक्ट करने दिया जाए, इसका भी जवाब मिलना चाहिए। सिंगापुर में दवाओं का छिड़काव करने के लिए रोबोट की मदद ली जा रही है। सिंगापुर में भी कोरोना के मरीजों की तादाद 5000 से भी ज्यादा है। ऐसे में वायरस को फैलने से रोकने के लिए वहां रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस खास रोबोट का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो एक स्टोर में दवा का छिड़काव करता नजर आया। इस रोबोट ने वहां रखी कुर्सियों और मेजों को भी अच्छी तरह से सैनिटाइज किया। बताया गया कि लैपटॉप से कंट्रोल होने वाले इस रोबोट में खास तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये दवा छिड़कने वाली दूसरी मशीनों से कहीं ज्यादा कारगर है। इस रोबोट में एक बार में 10 लीटर तक दवा भरी जा सकती है और ये एक बार में काफी बड़े इलाके को सैनिटाइज कर सकता है। ट्रायल में कामयाब होने के बाद वहां सैनिटाइजेशन के लिए ऐसे कई रोबोट तैनात किए गए हैं।